रजनीश चिल्लाता हुआ। स्मृति, क्या तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती? स्मृति डरी समी सी। क्या हुआ? रजनीश, ये क्या बनाया है? ये भी कोई खाना है? कोई जानवर भी नहीं खाता ये सब, हटाओ यहाँ से। गुस्से में स्मृति रजनीश के सामने टेबल पर रखे खाने को जाकर चखती है और डरते हुए कहती है, सब कुछ ठीक तो है जी। रजनीश पूरा खाना उठा के स्मृति के ऊपर फेंक देता है और कहता है, ले खा ले बेशर्म औरत, पति से जबान लगाती है। यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने तुझे? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। स्मृति को उसकी जुल्फों से घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और बाहें मरोड़ कर ना जाने कितने थप्पड़ जड़ देता है। खुद शर्ट पहनकर कमरे से बड़बड़ाता हुआ अब इसके चक्कर में फिर भूखा रहना होगा और ऑफिस के लिए भी लेट हो गया है। बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर स्कूटर की चाबी लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर कम्मो स्मृति के कमरे में जाती है और देखती है आज भी स्मृति बेसुध कमरे के एक कोने में पड़ी थी। मालकिन उठिए, साहब गए। पानी की कुछ बूंदें स्मृति के चेहरे पर डालती है। कम्मो घर की नौकरानी है। यही कोई 40 साल की औरत, सांवला रंग, गठीला शरीर और लंबा मुंह है। वैसे तो चुप ही रहती है, पर रजनीश की बात हो तो भर भर के गाली देती है। इधर स्मृति पड़े पड़े अपने भाग्य को कोस रही है। हाय, मैं भी कितनी अभागन हूँ। ना ईश्वर ने मुझे रूप दिया और ना ही बच्चे। क्या मेरा जन्म दुनिया के ताने और पति के मार खाने को हुआ है? रोती हुई सोचती है, ना जाने क्यों किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी मैं। हे ईश्वर, पैदा होते ही मार देते मुझे। इतना कहते ही रोने लगती है। थोड़ी देर पड़े रहने के बाद नीलम देवी स्मृति की सास आती हैं। नीलम देवी, क्या रिबांज, कल मुही, कब तक झूठी की नौटंकी करेगी तू? महारानी जी, क्या आरती लेकर आऊँ अब? पता नहीं इस कलमुही को कब तक झेलना होगा। ना एक बच्चा दे पाई, ना मेरे बेटे को खुश रख पाती है। किसी काम की नहीं है, बस पूरा दिन बहाना करके सोते रहना है। मुफ्त का खाना हो तो चली जा अब अपने बाप के घर। सारे के सारे धोखेबाज हैं। तेरे घर वाले, तेरे बाप ने तो ये कह के ब्याह करवाया कि लड़की गुणवान है, सुशील है। तेरे बाप ने ये नहीं कहा कि जुबान कैंची जैसी है और एक बच्चा भी नहीं जन सकी। नीलम देवी अपना माथा पीटते हुए चिल्लाती हैं, हाय राम, ना जाने क्या पाप किया था कि इस कलमुही को उठा लाई। किस मनहूस घड़ी में मैंने शादी को हाँ बोला था। ओ महारानी उठ, अब और भी काम है, कुछ कर ले जाके। स्मृति आंसू पोंछती हुई साड़ी संभाल कर उठती है। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। मन ही मन अपनी रूठी किस्मत को कोसती है। स्मृति रसोई घर में जाती है जहाँ कम्मो बर्तन धुल रही होती है। कम्मो, मालकिन आप रहने दीजिए, मैं सब कर दूंगी, आप सब बता दीजिए। स्मृति, नहीं कम्मो, मेरी किस्मत में यही लिखा है। तेरी बेटी कैसी है अब? और सुन, आज जब घर जाना मुन्नी के लिए खीर लेते जाना, मैंने आज खीर बनाई थी। कम्मो, बस आपकी मेहरबानी है, कल बुखार था मालकिन, आज ठीक है। मुन्नी कम्मो की बेटी। बहुत मन्नतों के बाद कम्मो को एक बेटी हुई थी। अभी मुन्नी 7 साल की है, बहुत प्यारी बच्ची है और उसका स्कूल का सारा खर्च स्मृति उठाती है। स्मृति, कल ले आना उसे साथ, ठीक है? कम्मो, मालकिन एक बात कहूँ, आप इतनी अच्छी हैं, फिर भी ये लोग गालियाँ देते हैं। आपके रूप को देखते हैं साहब, बस कभी गुण नहीं देखा। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है मालकिन? आप इन लोगों की सारी बातें क्यों सुनती हैं? हम तो गंवार लोग हैं मालकिन, आप तो पढ़ी लिखी हैं, फिर भी साहब आपको मारते पीटते हैं, आप कुछ नहीं बोलती हैं। स्मृति, कमी मुझ में ही है कम्मो। निराश होते हुए कहती है, क्या करूं कम्मो, भगवान भी रूठा है मुझसे। एक बच्चा दे देता तो क्या हो जाता। सब किस्मत की बात है कम्मो, जब रोना ही लिखा है तो मैं क्या बोलूं, किसी से क्या शिकायत करूं, तू ही बता। कम्मो, मैं क्या कहूँ मालकिन, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता है। स्मृति, छोड़ इन बातों को, तो ऐसा कर आज चने भिगो दे, ठीक है? वही सफ़ेद चने बड़े वाले, जिसका नाम तो तुझे याद होगा नहीं। कम्मो, याद है मालकिन, मामूली या बाबुली चने, सोचते हुए। स्मृति मुस्कुरा देती है सुनते ही, अरे पगली, काबुली होते हैं, हंसते हुए। कम्मो, अरे मालकिन, मैं फिर से भूल गई। स्मृति, ठीक है, भिगोना मत भूलना, तेरे साहब को पसंद है। आज तो बिना खाए गुस्से में चले गए हैं, शाम को वही बना दूंगी, शायद खुश हो के खाएं। और सुन, मैं कपड़े बदल के आती हूँ, तब तक ये रसोई घर साफ कर देना, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। और हाँ, वो टेबल के पास भी। कम्मो, जी मालकिन। स्मृति वहाँ से नहाने चली जाती है, पर कम्मो सोचती है, मालकिन कितनी अच्छी है,
फिर भी ये सब झेल रही हैं। ना जाने इनकी किस्मत में क्या लिखा है। कितना दुख सहती हैं फिर भी मुस्कुराती हैं, हमेशा सबका ध्यान रखती हैं। ना जाने ये डायन नीलम देवी ने क्या पुण्य किए थे कि ऐसी बहू मिली। उधर रजनीश ऑफिस में कोई काम ठीक से नहीं कर पाता है, पूरा दिन स्मृति को गाली देता है। तभी सतीश, साथ ऑफिस में काम करने वाला, रजनीश के सामने आता है और कहता है, अरे वो रजनीश, जा तुझे बॉस बुला रहे हैं। रजनीश, लो जी, इसी का इंतज़ार था यार, साला आज का पूरा दिन ही खराब है। रजनीश बॉस के कमरे में जाता है। रजनीश, ये क्या तमाशा लगा रखा है, ना कोई काम ढंग से करते हो, ना कोई प्रोजेक्ट ही हैंडल होता है तुमसे। अगर नहीं कर सकते हो तो काम छोड़ दो। कह देता हूँ फ्री का सैलरी नहीं दे सकता हूँ मैं। इस कंपनी की कुछ रेपुटेशन है, तुम्हारे जैसे 1000 मिलेंगे मुझे, वरना काम करो काम। यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है रजनीश कि सारे प्रोजेक्ट को तुम ठीक से संभालो, ठीक है? जाओ अब, वरना समझ लो जॉब गई। रजनीश बड़बड़ाता हुआ केबिन से बाहर आता है। धत, ये मुझे जॉब से निकालेगा, समझता क्या है खुद को, इसे तो मैं देख लूँगा। रजनीश गुस्से में तमतमाया हुआ अपने डेस्क पर जाता है और उठापटक मचाते हुए प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स देखता है और बड़बड़ाता रहता है। उस मनहूस की शक्ल देख लो तो पूरा दिन ऐसा ही होता है। रजनीश को काम करते करते शाम हो जाती है। सतीश, ओए रजनीश, कितना काम करोगे यार, चलो घर नहीं चलना क्या? रजनीश, यार बॉस ने 4 प्रोजेक्ट दिए हैं, इन सबको पूरा करना है, कल ही बॉस को देनी है पूरी फाइल्स। तू ऐसा कर, चल मैं आता हूँ। सतीश, भूलना मत रजनीश, अपना ये अड्डा याद है ना, आज मस्त चीज़ पिलाता हूँ तुझे। रजनीश, हाँ यार, आज तो वैसे भी दिमाग ख़राब है, पूरी मज़े से पीऊँगा। संतोष को बोल अच्छे से इंतज़ाम करे। संतोष, रजनीश और सतीश का पियक्कड़ दोस्त, उसी के फ्लैट पे ये दोनों ऑफिस के बाद मस्ती करते हैं। संतोष और सतीश दोनों की शादी नहीं हुई है और दोनों रूममेट्स हैं, तो दोनों रोज़ ही पीते हैं और मज़े करते हैं। पर रजनीश रोज़ नहीं पीता है। नीलम देवी, रजनीश की माँ, को ये सब पसंद नहीं है। उनके ख्याल ज़रा पुराने हैं, पर कभी कभी रजनीश भी थोड़ी बहुत पी लेता है। सतीश, ठीक है, तू जल्दी आ। रजनीश जल्दी जल्दी सारे प्रोजेक्ट वर्क करता है और फाइल टेबल के नीचे ड्रॉयर में रख करके लॉक कर देता है। फिर बैग उठा के चल देता है। संतोष का फ्लैट घर के रास्ते में ही पड़ता है, मुश्किल से ऑफिस से 20 मिनट का रास्ता है। रजनीश स्कूटर स्टार्ट करता है और सतीश के घर कुछ ही मिनट में पहुंच जाता है। उधर स्मृति बड़े प्यार से रजनीश के मनपसंद व्यंजन बनाती है, ये सोच के कि सुबह तो गुस्सा के बिना खाए चले गए, पर आएंगे तो खुश कर दूंगी। अच्छे से तैयार होके बस कब से घड़ी कर निहार रही थी। इधर रजनीश के पहुंचते ही जाम पर जाम लगे जा रहा था। सतीश और संतोष भी पूरे नशे में हैं। रजनीश ने भी आज कुछ ज़्यादा ही पी ली है। रजनीश नशे में, यार आज तो ज़्यादा हो गई, माँ घर में घुसने ना देगी। संतोष, यार तूने कहाँ पी है, हमें देख, हम तो अभी भी मस्त हैं। तू चिंता क्यों करता है, तेरा ख्याल रखने वाली भाभी भी तो है, हमसे पूछ अकेलेपन का दर्द। रजनीश गुस्से में, चुप, बिल्कुल चुप, किस मनहूस का नाम ले लिया तूने संतोष, आज मेरी पूरी ज़िंदगी खराब है, तो सिर्फ उसी औरत की वजह से। उसे तो कुछ भी ढंग का नहीं आता है, ना शक्ल अच्छी है, ना मेरे टाइप की है। वो तो माँ के कहने पर मैंने शादी की थी, सोचा था कि लाइफ अच्छी हो ही जाएगी, पर उससे तो एक बच्चा तक पैदा नहीं होता है। अब मैं जाता हूँ, तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया उस मनहूस का नाम लेकर। उसी हालत में रजनीश घर आता है। स्मृति सजी सवरी दौड़कर दरवाज़ा खोलती है। रजनीश नशे में चूर उसे देखते ही धक्का देकर कहता है, हट जा सामने से, आज मूड खराब है। स्मृति प्यार से, चलिए खाना लगा दिया है, मैं तो कब से आपका ही इंतज़ार कर रही थी, आज आपकी पसंद का सब कुछ बनाया है। रजनीश, मुझे नहीं खाना है कुछ, मुझे भूख नहीं है। स्मृति रजनीश को पकड़ते हुए बोलती है, थोड़ा सा तो खा लीजिए, पता नहीं सुबह से आपने कुछ खाया या नहीं। जैसे ही करीब जाती है उसे पता चल जाता है कि आज फिर से रजनीश पी कर आया है। रजनीश, कह दिया ना कि नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, तेरे हाथ का बना खा के मरना नहीं है। स्मृति रजनीश का हाथ पकड़कर जैसे ही खींचकर कहती है, चलिए ना थोड़ा सा खा लीजिए। रजनीश उसे बहुत ज़ोर से धक्का दे देता है, वो सोफे पर गिर पड़ती है। स्मृति चिल्लाती हुई कहती है, मैं भी इंसान हूँ, जानवर नहीं। 8 साल से आप मुझे रोज़ मारते हैं, कभी एक बार नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। पूरा दिन सबको खुश करने में लगी रहती, और क्या करूँ, आखिर कसूर क्या है मेरा। रजनीश गुस्से से लाल हो जाता है। आज तक स्मृति ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था, आज पहली बार स्मृति के बोलने पर कहता है, अच्छा तो अब जबान भी चलती है तेरी।
वाह, यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? स्मृति, मेरे माँ पिता को कुछ मत बोलिए, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, पर शायद आप लोग उसके लायक नहीं थे। आपको सिर्फ मेरे काले शरीर से दिक्कत है। अगर आज मैं गोरी और सुंदर होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो क्यों की मुझसे शादी? क्यों किया मेरा जीवन बर्बाद? हर सुबह मैं यही सोच के करती हूँ कि आज रजनीश खुश होंगे, आज खुश होंगे। मैंने इसी तरह 8 साल निकाल दिए। आप बताइए रजनीश, आपने क्या किया मेरे लिए आज तक? अरे जाइए, आपने तो कभी पूछा तक नहीं, देखा तक नहीं मुझे। मैं कोई खिलौना नहीं रजनीश, जिसे जब चाहे जैसे चाहे अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करें और जब मन किया तोड़ दें। पत्नी हूँ आपकी मैं। आपने हमेशा मेरा काला रूप देखा रजनीश, कभी मेरा दिल देखने की कोशिश नहीं की। रजनीश, तो किस लायक है ये बता? आज तूने ज़्यादा ही बोल दिया। रुक, बताता हूँ। स्मृति दबी हुई सिसकियों के साथ वैसे ही सोफे के पास खड़ी है, जैसे आज उसने मन बना लिया हो कि आज फैसला हो ही जाए, या तो आर या तो पार। आज उसको उसके सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। आखिर उसकी अहमियत क्या थी उस घर में? उसकी पहचान क्या थी? मानो 8 साल से दबी कुचली हुई स्मृति आज उठकर अपने स्वाभिमान के लिए खड़ी हुई थी। रजनीश गुस्से में कुछ ढूंढता हुआ कमरे में जाता है। कमरे से वापस आते वक्त रजनीश के हाथ में चमड़े की बेल्ट आधी लिपटी आधी फर्श से लगती हुई उसकी कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। आज रजनीश नशे में धुत, उसे कुछ भी होश नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। स्मृति भी बिना डरे बिना गिड़गिड़ाए वैसे ही खड़ी है। रजनीश उसे बेल्ट से मारने शुरू कर देता है। स्मृति अब भी वैसे ही जिंदा लाश बनी वहीं खड़ी है, मानो उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। रजनीश, आज तेरी पूरी चमड़ी नोच लूँगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई इतनी? और बिना रुके स्मृति को पीटते जा रहा है। उसने उसे तब तक मारा जब तक थक नहीं गया, और नशे में चूर रजनीश वहीं फर्श पर गिर पड़ता है। स्मृति उसे गिरते देख उठाकर कमरे में ले जाती है और बिस्तर पर लेटा देती है। बेसुध लड़खड़ाती हुई स्मृति कुछ देर बाद घर छोड़कर रात को निकल जाती है। आज उसने खुद को मिटाने का फैसला कर लिया। आखिर करती भी क्या? ना माँ बाप के पास जा सकती थी, ना कोई और ठिकाना था, क्योंकि माँ के यहाँ जाती तो उनकी बदनामी के डर से उसे वापस रजनीश के घर आना पड़ता। और स्मृति इस घर में तो नहीं रह सकती थी जहाँ उसके साथ जानवरों सा व्यवहार किया जाता है। उसने अपना जीवन मिटाने की ठान ली और एक पहाड़ी से कूद करके जान दे दी। सुबह जब रजनीश को होश आता है तो उसकी चाय उसके बेड पर नहीं होती। चिल्लाता है, ओ मनहूस, चाय क्यों नहीं दी? फिर 1 मिनट बाद फिर चिल्लाता है, चाय चाय, मर गई लगता है आज। उधर से नीलम देवी भी चिल्लाती हुई, मेरा गर्म पानी कहाँ है कलमुई? दोनों ड्राइंग रूम से टकराते हैं। माँ, बेटा बहू कहाँ है? रजनीश, पता नहीं कहाँ मर गई है माँ, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ, दिख जाए तो 2-3 थप्पड़ दे दूँ। तभी दोनों की नज़रें टेबल पर पड़े एक पन्ने पर जाती है। दोनों दौड़ कर देखते हैं, वो स्मृति का आखिरी खत होता है। स्मृति उस रात रजनीश से मार खाने के बाद बाहर की चोट से ज़्यादा मन पर लगे घाव से ज़्यादा आहत होती है। उसकी पहचान रजनीश की पत्नी, वो भी उससे छीन लिया गया। उसको उसके लायक नहीं है बोलकर उसका अपमान किया गया। आखिर स्मृति का अस्तित्व क्या था? उसकी पहचान थी क्या? स्मृति जीना चाहे तो किसके लिए? ये सब सोचकर उसने मौत को गले लगा लिया। दूसरी सुबह टेबल पर पड़े खत पर जब रजनीश उसकी माँ की नज़र पड़ती है तब दोनों चौंक जाते हैं। रजनीश दौड़कर वो खत उठाता है। आखिरी खत। रजनीश, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं स्मृति इस तरह से टूट जाऊंगी। मैंने हमेशा सोचा था रजनीश कि मैं कभी तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा खत लिखती, जिसमें मेरे मन के छुपे सारे जज्बात हों, जिनसे तुम आज भी अनजान हो। पर देखो ना, मैं तुम्हारे लिए आखिरी खत लिख रही हूँ। शायद जब तुम इसे पढ़ोगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूँ रजनीश, पर मैं जाने से पहले बहुत से सवाल छोड़े जा रही हूँ। कभी बैठकर मेरे जाने पर सोचना, क्या तुमने एक बार भी मुझे एक पत्नी की तरह प्यार दिया था रजनीश? तुमने हमेशा मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया। क्या तुमने कभी मुझे प्यार से पिछले 8 सालों में एक बार भी स्मृति कह के पुकारा था? नहीं, क्योंकि तुम्हारी नज़र में तो मैं एक मनहूस थी और ना जाने क्या क्या। क्या तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे घर की बहू का दर्जा दिया रजनीश? मैं तो हमेशा दूसरी कम्मों घर की नौकरानी बनके अपना जीवन तुम लोगों की खुशी के लिए जी रही थी। क्या तुम्हें याद है रजनीश, तुमने अंतिम बार मुझे हंसते हुए कब देखा था? तो मैं बताती हूँ, जब पहली बार मैं ब्याह कर आई थी, पहले दिन के बाद से मैं कभी नहीं हंसी।
क्या तुमने कभी प्यार से बैठ के मेरे दर्द बांटने की कोशिश की थी रजनीश? कभी नहीं, क्योंकि तुमने तो मेरी शक्ल तक देखने की जहमत नहीं उठाई। क्या एक बार भी तुमने मेरे रूप के सिवा मेरे दिल को देखने की कोशिश की थी रजनीश, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार था, इज्जत थी। मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा था। क्या तुमने कभी मुझे गालियों के सिवा कुछ और भी दिया था रजनीश? शायद हाँ, मेरे बदन पे कुछ निशान जो वक्त के साथ मिटते बनते रहे, पर उनसे बना मन पर गहरा घाव कभी नहीं मिटा पाए तुम। क्या तुमने कभी मुझसे पूछा रजनीश कि मैं अंदर कितनी टूटी हुई थी? जब जमाना मुझे बाँझ कहता था, मैं क्या कोई भी स्त्री ये शब्द कभी नहीं सुनना चाहती। अरे स्त्री तो तब तक अधूरी रहती है जब तक उसके मातहत का सुख ना मिले। इस अधूरेपन के बोझ तले सालों से मैं अकेले ही जीती रही। मैंने पिछले 8 सालों हर वो कोशिश की थी रजनीश कि मैं इस घर को स्वर्ग बना दूं। मैंने हमेशा तुम्हें और तुम्हारी माँ को खुश रखना चाहा, पर असफल रही। इसलिए नहीं कि मैंने सच्ची कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम लोगों को मेरा प्यार नहीं दिखता था तो बस मेरा रंग, मेरा बांझपन। आज मैं थक गई रजनीश, टूट गई। इससे ज़्यादा और सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है, और हिम्मत करूं भी तो क्यों और किसके लिए? तुमसे अच्छा तो मैं खुद को ईश्वर को सौंप दूं और यही प्रार्थना करती रहूं कि अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं एक नई पहचान बना सकूं। मुझे कभी किसी के पहचान और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े। मेरा भी खुद का नाम हो, खुद की पहचान हो, मैं दूसरों का सहारा बनूं। मेरी जैसी फिर कोई स्मृति मरने को बाध ना हो। तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ लौटा रही हूँ रजनीश। मेरे जाने से शायद तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि मैं तो मनहूस थी। मैं ये घर और ये दुनिया छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अलविदा रजनीश, हमेशा खुश रहना और कभी किसी और स्मृति के साथ ऐसा दोबारा मत करना। यही आखिरी विनती करती हूँ तुमसे। तुम्हारी पत्नी, जो कभी हो ना सकी, स्मृति। पूरा खत पढ़ने के बाद रजनीश वहीं कुर्सी पर गिर पड़ता है। रजनीश को यकीन नहीं होता कि अचानक से ये क्या हो गया। नीलम देवी को भी काटो तो खून नहीं, वो ज़ोर ज़ोर से रोने पीटने लगती हैं। हाँ, ये क्या हो गया? बस अब यही दिन देखना रह गया था। तभी कम्मो अपनी बेटी मुन्नी के साथ आती है। आते ही पूछती है, साहब मालकिन कहाँ है? आज उन्होंने मुन्नी को साथ लाने के लिए बोला था। आज से मुन्नी का स्कूल खुल रहा तो मालकिन ने कहा था कि मैं मुन्नी को साथ लाया करूं ताकि मुन्नी कुछ पढ़ ले। यहाँ मालकिन से कहाँ है वो साहब? नीलम देवी दहाड़े मारकर रोने लगती हैं। अरे करमजली ने कहीं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। भला क्या कमी थी हमारे यहाँ? अच्छा खाना, कपड़ा, साज सिंगार सब तो था, फिर भी चली गई मरने। अब हम दुनिया वालों से क्या कहेंगे? कम्मो, माँ जी हुआ क्या, मुझे भी तो बताइए। कम्मो मुन्नी को अपने आंचल में लपेटे कांप रही थी। उसे भी किसी अनहोनी, किसी बुरी दुर्घटना के घटने का आभास हो चुका था। नीलम देवी, तेरी मालकिन चली गई हमेशा के लिए इस घर और दुनिया को छोड़कर। ले देख, ये आखिरी खत लिख कर गई है महारानी। हाय कम्मो, देख अब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। कहीं का नहीं छोड़ा उसने हमें। फिर छाती पीट पीट कर रोने का स्वांग करने लगती है। कम्मो ये सब सुन के विचलित हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि मुन्नी को संभाले या खुद को। रोती हुई कम्मो मुन्नी को अपने आंचल में समेटते हुए वहाँ से चली जाती है। रजनीश तो चुपचाप यूं ही कुर्सी पर अभी भी बैठा था, मानो स्मृति के सवालों ने उसे उसकी गलतियों को एक एक करके याद दिलाया हो। शायद अब स्मृति के चले जाने के बाद उसे उसकी पत्नी की अहमियत आज पहली बार समझ आई थी। स्मृति के सवालों ने रजनीश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसके खत में लिखे एक भी सवाल का जवाब रजनीश ना दे सका था। बीते 8 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि रजनीश आज स्मृति की सोच में डूबा था। उसे अब तक इस बात पे यकीन नहीं था कि अचानक एक दिन स्मृति उसे ऐसे छोड़कर चली जाएगी। उसे स्मृति के गहरे प्यार का एहसास कभी नहीं हुआ था। इतने तिरस्कार के बाद भी यदि कोई स्त्री किसी से इतना प्रेम करती है, इसका अर्थ यह है कि वो साक्षात देवी का स्वरूप है। स्मृति सच में देवी ही तो थी। जाते जाते भी रजनीश की खुशी की प्रार्थना करते हुए गई। उस दिन के बाद से रजनीश में काफ़ी बदलाव आ गए थे। अब चुप चुप सा रहने लगा था। अपने सारे काम खुद करता था। बेमतलब सब पर चिल्लाना भी रजनीश ने बंद कर दिया था। आज स्मृति को गए 2 साल हो गए, पर नीलम देवी का ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जब उन्होंने स्मृति को भला बुरा ना कहा हो। सब बदल गए, पर नीलम देवी आज भी वैसी ही हैं।
अब स्मृति के जाने के बाद कम्मो की बेटी मुन्नी की पढ़ाई का पूरा खर्च भी रजनीश ही उठाता है। जाते जाते स्मृति ने रजनीश को एक नया जीवन जीने का तरीका सिखा दिया था, पर क्या मतलब उस बदलाव का जब स्मृति ही नहीं रही। फिर भी रजनीश जीने की लगातार कोशिश करते रहता है। आज का दिन बहुत खास है कम्मो के लिए। आज मुन्नी को उसके विद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। आज मुन्नी 9 साल की हो गई है, कक्षा 3 में पढ़ती है और इस बार अपनी कक्षा में प्रथम भी आई है। इसका सारा श्रेय रजनीश को जाता है। अब वो ऑफिस के साथ साथ मुन्नी को भी पढ़ाता है। कम्मो साहब, आपको याद है ना आज क्या है? मुन्नी दौड़ते हुए कहते आती है। हाँ अम्मा, मैंने बता दिया है साहब को। रजनीश मुन्नी का कान खींचते हुए, अच्छा तो अब बिटिया रानी हमें साहब कहेंगी? मुन्नी, नहीं नहीं, वो तो अम्मा कहती है ना इसीलिए। रजनीश, भैया बोलो ठीक है, कितनी बार सिखाऊं? मेरी बिटिया रानी मुझे साहब कहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। गुड़िया सोचो, मैं रूठ गया तो कौन पढ़ाएगा? मुन्नी, अच्छा ठीक है भैया, अभी माफ़ कर दो, आगे से नहीं बोलूँगी। मुन्नी को उठा के गोद में बिठा कर रजनीश कहता है, आज तो गुड़िया को पुरस्कार मिलने वाला है ना? कम्मो, हाँ साहब, सब आपकी दया है। रजनीश, नहीं कम्मो, सब स्मृति की वजह से है। आज अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो उसकी वजह से उसने मुझे बनाने में अपने जीवन का त्याग कर दिया। काश एक बार उसके चरणों में गिर के अपनी गलती का क्षमा मांग पाता, काश। तभी मुन्नी एकाएक रजनीश का हाथ पकड़कर उसके दिल पर रख देती है और कहती है, भैया उदास मत होइए, दीदी यहाँ हैं आपके दिल में, हमेशा आपके साथ। रजनीश के आंखों से आंसू छलक आते हैं। अपने आप को संभालते हुए रजनीश मुन्नी के सर पर बहुत धीरे से मारते हुए कहता है, शैतान की नानी मेरी गुड़िया रानी, चलना नहीं है क्या आज पुरस्कार लेने, या पूरा दिन यूं ही बातें करते रहना है? कम्मो, मुन्नी को जल्दी से तैयार कर दो, हमें लेट नहीं होना है आज। चलो गुड़िया, जाओ जल्दी से। मुन्नी दौड़कर कम्मो के पास चली जाती है। रजनीश भी उठकर अपने कमरे में तैयार होने चला जाता है। कमरे में घुसते ही बिस्तर पर पड़े कपड़े को देखकर व्यथित हो जाता है। स्मृति, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही कपड़ों को उठाना चाहता है, कपड़े वहाँ नहीं होते हैं। 2 साल बाद भी रजनीश को स्मृति का हर रोज़ बिना कुछ कहे चाय और ऑफिस के लिए कपड़े निकाल कर रख देना याद है। कहने को स्मृति मर चुकी है, पर वास्तविकता में आज भी रजनीश की कल्पनाओं में और यादों में स्मृति का अस्तित्व आज भी जिंदा है। जल्दी जल्दी अलमारी से रजनीश कपड़े निकाल कर पहनता है। मुन्नी, भैया मैं तैयार हो गई, जल्दी करो, कितनी देर लगाएंगे आप? रजनीश, बस 2 मिनट गुड़िया। 2 मिनट के बाद रजनीश कमरे से बाहर आकर आवाज़ लगाता है, कम्मो, गुड़िया जल्दी चलो, मैं बाहर गाड़ी निकालता हूँ। गाड़ी बाहर निकालते ही मुन्नी दौड़ते हुए बाहर आती है। चलो चलो भैया। कम्मो भी आके पीछे बैठ जाती है। थोड़ी देर में गाड़ी स्कूल पहुँच गई। मुन्नी, अरे चलो चलो, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। रजनीश, अरे रुको तो। और मुन्नी स्कूल के अंदर भाग के चली जाती है। कम्मो, ओहो, ये लड़की भी ना किसी की नहीं सुनती है साहब, आपने ही बिगाड़ के रखा है। रजनीश, अभी बच्ची है गुड़िया, बड़ी होगी तो समझदार हो जाएगी, इतनी रोक टोक भी अच्छी नहीं है, चलो हम भी चलें। रजनीश और कम्मो स्कूल के भीतर जैसे ही जाते हैं, तूफान की तरह मुन्नी दौड़ के आती है। भैया भैया, रजनीश का हाथ पकड़कर खींच के सबसे आगे मंच के पास सबसे पहली लाइन में बिठा के कहती है, ये रही हमारी कुर्सी, अम्मा बैठो बैठो, भैया बैठो ना तुम भी। दोनों बैठ जाते हैं। सामने मंच सजा हुआ है, लगभग आधे लोग आ चुके हैं। कुछ मिनटों में समारोह शुरू होने वाला होता है। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ छोटी कुर्सियां लगाई गई थी जहां बच्चों को बिठाया जाना था, दूसरी तरफ बड़ी कुर्सियां जहां बच्चों के साथ आए अभिभावक को बैठना था। थोड़ी ही देर बाद मंच पर एक सुंदर महिला आती है, समारोह में आने वाले सभी लोगों का अभिवादन करती है और पहले बच्चों के प्रस्तुत के लिए बच्चों को आमंत्रित करती है। समारोह की शुरुआत सरस्वती वंदना से की जाती है। उसके पश्चात बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व मंच पर फिर से वही सुंदर महिला आती है। फिर मंच का संचालन करने वाली महिला सबको बताती है, हमारी मुख्य अतिथि महोदया स्मृति खरे हम सबको अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हैं। कृपया आप सभी तालियों से उनका स्वागत करें। ये महान समाज सुधारक चमन लाल खरे की पुत्री हैं। इन्होंने बच्चों की पढ़ाई और लड़कियों के विकास हेतु बहुत से काम किए हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। रजनीश स्मृति नाम सुनते ही व्याकुल हो जाता है। उठ उठ के देखता है, कहीं ये मेरी स्मृति तो नहीं। फिर दिल को समझाता है, नहीं नहीं, वो संभव नहीं है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्मृति मैरून सिल्क की साड़ी पहने, आंखों में चश्मा, हाथ में घड़ी, सादगी से किया हुआ श्रृंगार और माथे पर छोटी सी काली बिंदी लगाए हाथ जोड़े सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच की ओर चली आ रही है।
हाँ, ये रजनीश की ही स्मृति है जो उस रात सब त्याग कर मरने चली थी, पर रास्ते में चमन लाल जी की गाड़ी से टकरा गई। उसके पश्चात चमन लाल जी ने स्मृति को अपनी बेटी की तरह रखा और उसके सपनों को जानकर उसे पढ़ाया। आज स्मृति लॉ की पढ़ाई पूरी की, जिसको अपने पैसों की कमी के चलते शादी से पहले अधूरी छोड़ दी थी। स्मृति आज एक अच्छी वकील बन चुकी है। किसी भी महिला पे हुए अत्याचार के खिलाफ मुफ्त में केस लड़ती है। चमन लाल के सभी आश्रम और स्कूल भी स्मृति ही संभालती है। रजनीश ना चाहते हुए भी जब स्मृति को आता देख उसकी तरफ मुंह घुमाता है। ये क्या स्मृति, मेरी स्मृति? चकित होकर देखता रह जाता है। अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों को यकीन नहीं होता है कि ये वही स्मृति है। मन ही मन खुद को कोसता है। कम्मो भी जैसे ही स्मृति को देखती है उसके पास दौड़कर जाती है, पर उसके अंगरक्षक उसे दूर हटा देते हैं। पर स्मृति कम्मो को देखते ही अपने अंगरक्षकों को इशारा करती है और उसे पास बुलाकर गले लगा लेती है। कैसी हो कम्मो? और मुन्नी कैसी है? कम्मो तो जैसे सपना देख रही हो। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे, पर आंसू की धारा बही जा रही है। स्मृति, अरे रोना बंद करो कम्मो, कैसी है मेरी मुन्नी, कहाँ है? कम्मो कुछ बोल पाती उसके पहले ही स्कूल की प्रधानाचार्य महोदया आती हैं और स्मृति को साथ मंच पर ले जाती हैं। मैडम चलिए बैठिए, समारोह का प्रारंभ करना है। बच्चे आपकी मंच पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्मृति आगे बढ़ जाती है। मंच पर पहुंचते ही बच्चे माला पहनाकर उसका अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम प्रारंभ होता है। धीरे धीरे एक के बाद एक प्रोग्राम खत्म होते जाते हैं। अब बारी आती है पुरस्कार वितरण करने की। सारी कक्षाओं के बच्चों को एक एक कर मंच पर बुलाया जाता है। सुबी, सौरभ, कोमल, साक्षी और गुड़िया मंच पर आए। गुड़िया मुन्नी का स्कूल का नाम है। संचालक महोदया जी फिर से अपना माइक ले करके आ जाती हैं। माननीय अतिथि महोदया जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि वो आगे बढ़ें और हमारे बच्चों को जिन्होंने अपनी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उन्हें पुरस्कृत करने का कष्ट करें। स्मृति उठकर आगे बढ़ती हैं। एक बच्चे ट्रे में सजा के सारी ट्रॉफी लेकर स्मृति के पास आती है। एक एक करके सारे बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं। संचालक महोदया, सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपने अपने बच्चों के साथ आकर खड़े हो जाएं। एक एक करके सबको पुरस्कार वितरण किया जाने लगा। तभी गुड़िया की बारी आती। कम्मो गुड़िया का हाथ पकड़कर पुरस्कार लेती है। स्मृति समझ जाती है यही मुन्नी है, उसे प्यार से पुचकारती है। स्मृति, कम्मो अब तो खुश है ना तू? हमारी मुन्नी कितनी तेज हो गई है पढ़ने में। कम्मो, सब आपकी दया थी मालकिन। आपके जाने के बाद साहब ही इसे पढ़ाते हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी उन्होंने ही उठाई है। आपके जाने के बाद सब बदल गया है। संचालक महोदया, हमारी अतिथि स्मृति जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो 2 शब्द कहकर हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। स्मृति अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी होती है और सभी लोग उसका तालियों से अभिवादन करते हैं। स्मृति भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर माइक की ओर आगे बढ़ती है। हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आप सबको मेरा नाम तो पता ही होगा, फिर भी मैं अपनी पहचान आप सभी को ज़रूर बड़े गर्व से बताना चाहूँगी। मैं स्मृति खरे एक प्रसिद्ध वकील और समाज सेविका हूँ। मैं भी कभी आप लोगों की तरह सामान्य जीवन जीने वाली लड़की हुआ करती थी, पर वक्त बदला, लोग बदले और स्मृति भी बदल गई। शायद कुछ साल पहले आप मुझे देखते तो इतनी इज्जत नहीं देते। क्यों? क्योंकि यही तो हमारा समाज है, जहाँ हम लोग इंसान से ज़्यादा उसके ओहदे, पैसे और शक्ल की इज्जत करते हैं। ज़रा गंभीरता से सोचिए, आज हम ऐसे हैं तो हमारी अगली पीढ़ी कैसी होगी? शायद हमसे भी बदतर या हृदय विहीन। ये मासूम बच्चे भला हमसे क्या सीखेंगे? यही कि एक पिता घर में माँ की इज्जत नहीं करता, बड़ी बहन स्कूल नहीं जाती पर छोटा भाई स्कूल जाता है। जब हम बीमार हों तो भी हमें सबका ध्यान रखना होता है। वैसे तो हम रखते ही हैं, क्या ये केवल हमारा उत्तरदायित्व है? मैंने भी अपना संपूर्ण जीवन बहुत ही कठिनता से व्यतीत किया है। मैंने भी कई संघर्ष देखे हैं, तकलीफ देखी है, ताने सुने हैं, मानसिक व शारीरिक दर्द झेला है। जब भी परेशानियों से घिरी रही, हमेशा उस दर्द भरी रात को अपने आंचल में समेट कर नए सूर्योदय का इंतजार किया है। कभी कभी थकती भी थी, पर हार कभी नहीं मानी। पर कहते हैं ना कि एक ही जगह बार बार धीरे धीरे ही सही चोट की जाए तो इंसान क्या, पत्थर भी टूट जाता है। उसी तरह मैं भी एक दिन टूट गई थी। आंखों के सामने अंधेरा पसरा था, बेसुध अपनी पहचान मिटाने चली थी। तभी मुझे बचाने स्वयं भगवान पिताजी चमन लाल खरे के रूप में आए।
उनकी ही कृपा से आज मैं दिशाहीन स्मृति से इस काबिल बन पाई हूँ कि आज मेरी अपनी एक अलग पहचान है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जो गलती उस पुरानी स्मृति ने की आप उसे कभी ना दोहराएं। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता जैसे मैं थी। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आपको स्वयं भी इतना मजबूत बनना है कि कितनी भी ठोकर लगे आप लड़खड़ाएं ज़रूर, पर गिरकर उठना भी सीखना होगा। सारे बच्चों से कहना चाहूँगी, मेरे प्यारे बच्चों, हर कोई प्रथम आए ये ज़रूरी नहीं, पर जो पीछे रह जाते हैं उनमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ खास होता है। निराश नहीं होना है कभी, हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अपनी काबिलियत को पहचानिए और अपनी एक अलग पहचान बनाएं। अब आप सबको और परेशान नहीं करूँगी अपनी बातों से। अपनी बाणी को विराम देते हुए आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदया, आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ इन बच्चों के बीच आने का अवसर दिया। मुझे यहाँ आकर और बच्चों को देखकर अपने दिन याद आ गए। आज बहुत दिनों बाद मुझे हृदय से खुशी महसूस हो रही है इन प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर। इतना कहते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्कूल गूंज उठता है। सभी लोग खड़े होकर स्मृति के लिए तालियां बजाते हैं। रजनीश भी खड़ा होकर स्मृति के लिए खुशी से तालियां बजा रहा है। कम्मो और रजनीश दोनों की आंखों में स्मृति के जीवित होने की खुशी के आंसू हैं, तो दूसरी ओर उनसे बहुत दूर चले जाने का गम भी है। अपने भाषण के पश्चात स्मृति बच्चियों से मिलती हुई हाथ जोड़े सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच से उतरकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ती है। मंच से उतरते ही उसकी नज़रें रजनीश पर पड़ती है। उसे देखते ही वो 2 पल के लिए स्मृति ने मानो भूतकाल की सारी घटनाओं के पन्नों को एक ही सांस में पूरा पढ़ लिया हो। उस पल स्मृति कांप उठती है, उसकी आंखें भर आती हैं। तुरंत स्मृति चश्मा आंखों पर चढ़ाकर आगे निकल जाती है और गाड़ी में बैठ के निकल जाती है। रजनीश बस वहीं खड़ा मन ही मन अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगता है। आज उसे अपनी की हुई गलती का पहले से और भी ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। कम्मो रजनीश से कहती है, मालिक चलिए घर चलते हैं। रजनीश, कम्मो क्या मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ? शायद हाँ, तभी तो तेरी मालकिन ने मुड़ कर भी नहीं देखा। और रजनीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कम्मो, मालिक ऐसा नहीं है, सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। फिर आप चिंता क्यों करते हैं? मालकिन दिल की भली है, वो एक ना एक दिन आपको माफ़ कर ही देंगी। मुन्नी ना जाने कहाँ से दौड़ती हुई आती है और रजनीश से लिपट जाती है। भैया भैया देखो तो, मुझे ट्रॉफी मिली है, वो भी कितनी चमकदार। रजनीश आंसू पोंछने के बाद उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, अरे वाह मेरी गुड़िया, इतनी बड़ी हो गई है। हाँ, ये ट्रॉफी भी बहुत चमकदार है, बिल्कुल गुड़िया के दांतों के जैसे। और सब हंसने लगते हैं। रजनीश, मेरी गुड़िया यहीं स्कूल में सारा दिन बैठ के बातें करोगी या घर भी चलना है? सब कुछ अम्मा को भी तो बताना है। चलो चलो जल्दी जल्दी घर चलो। फिर तीनों स्कूटर पर बैठ के घर के लिए रवाना होते हैं। रजनीश अभी भी स्मृति के ख्यालों में खोया है। काश एक बार मिलकर माफ़ी मांगी होती। और तभी मुन्नी की बक बक चालू हो जाती है। भैया आपने देखा ना, मैं कितनी सयानी हो गई हूँ। आज तो ट्रॉफी भी मिली है, आपने तो देखी भी नहीं होगी, है ना भैया? रजनीश, हाँ भाई, मेरी गुड़िया तो सबसे सयानी है। मैं तो बिल्कुल गधा था, मुझे तो ट्रॉफी का टा भी नहीं आता था। ओहो, इतना नहीं हिलते गुड़िया, भैया की गाड़ी भी गिर सकती है। तपाक से मुन्नी कहती है, भैया भैया फिर तो गुड़िया और गुड़िया की ट्रॉफी दोनों टूट जाएगी, है ना? अच्छा भैया, आप मुझे भी गाड़ी चलाना सिखा दो, फिर तो मैं और अम्मा खूब घूमेंगे, है ना अम्मा? कम्मो जी, जो अभी अपनी बेटी के सपनों में खोई थी, उसकी आवाज़ सुनकर बस हाँ कह देती है। मुन्नी, भैया आज तो मैं बहुत खुश हुई। पता है जो आई थी आज, अरे वही जो बहुत सुंदर थी और प्यारी भी, उनका नाम स्मृति है भैया। आपको पता है वो बहुत बड़ी वकील है। भैया मुझे भी उनके जैसा बनना है, प्लीज़ ना भैया, मुझे भी वैसे ही साड़ी पहन के चश्मा लगा के कार में बैठ के हवा से बातें करनी है भैया। रजनीश, हाँ हाँ मेरी गुड़िया, पूरा आसमान मुट्ठी में कर लेना, पर अभी ठीक से बैठो और अब सारी बातें अम्मा को बताना घर चल के, ठीक है? रजनीश का स्कूटर भी हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ता रहता है और दिमाग में अभी भी स्मृति की वही छवि मन में रह रह कर आती है। जब स्मृति पास थी तो रजनीश कभी नज़र भर कर देखता तक नहीं था, और आज उसी सांवली सी सूरत पे जैसे उसे अपने सपनों की देवी मिल गई थी। गुड़िया, भैया रोको रोको, घर आ गया है। और रजनीश ने ब्रेक मारी। ओहो गुड़िया, तुमने भैया को डरा दिया। गुड़िया ने हंसते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया भैया, आप ही खोए थे कहीं, है ना माँ? सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं।
गुड़िया गाड़ी से उतरती ही तेजी से दौड़ते हुए घर में चिल्लाते हुए जाती है, अम्मा, ओ बूढ़ी अम्मा, ये देखो मेरी चमचमाती ट्रॉफी। बूढ़ी अम्मा गुड़िया रजनीश की माँ नीलम देवी को कहती हैं। नीलम देवी, हाँ चल ठीक है, ज़्यादा खुश मत हो, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी, घर का काम सीख लो अपनी माँ की तरह। पीछे से रजनीश चिल्लाता है, गुड़िया अपनी अम्मा के पास जाओ, हम आते हैं और मेरी गुड़िया रानी के किसी की कोई बात नहीं सुनेगी, ठीक है, जाओ गुड़िया आराम करो। गुस्से को दबाए रजनीश नीलम देवी की ओर बड़े रूखेपन से देखता है और गुड़िया के कमरे से जाने का इंतजार करता है। गुड़िया चुपचाप सिर झुकाए कम्मों के पास चली जाती है और इधर रजनीश अपनी माँ पे चिल्लाने लगता है और कहता है, आपके ताने की वजह से मैंने स्मृति को खो दिया, पर फिर भी आज आप नहीं बदली। मुन्नी छोटी बच्ची है, बहुत उम्मीद और खुशियों के साथ आपसे अपनी पहली जीत की ट्रॉफी दिखाने आई थी। आप उसकी उड़ान को नया आसमान नहीं दे सकती हैं तो कम से कम उस फूल सी बच्ची के पर तो मत काटिए। माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर अब से आपने मुन्नी को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देता। नीलम देवी चुपचाप अपने बेटे की बातें बहुत ही आश्चर्य से सुन रही थी। उन्हें यकीन नहीं था कि उनका बेटा किसी नौकरानी की बेटी के लिए उनसे ऐसे बात करेगा। अपने घमंड में चूर रजनीश की बातों से मुंह फेर कर कहती हैं, बहुत बड़े हो गए हो बेटा, तुम निकल जाओ इस कमरे से, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। एक नौकरानी की बेटी के लिए इतना तमाशा, उसे तो मैं। नीलम देवी उसके आगे कुछ बोल पाती, उसी वक्त रजनीश चिल्ला उठा, बस माँ बस, मुन्नी मेरी छोटी बहन जैसी है, उसके लिए एक शब्द और नहीं सुनने वाला। मुन्नी की वजह से ही आज स्मृति मुझ में कहीं जिंदा है। रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगी। ना आपने मेरी स्मृति से मेरी शादी करवाई होती, ना मैं उसे तकलीफ देता, सब आपकी जिद का नतीजा है। उस पर से सुबह शाम आपके ताने, जिसकी वजह से मैंने कभी अपनी पत्नी को समझने की कोशिश नहीं की। नीलम देवी चुप हो जाती है। उन्हें भी एहसास है कि उन्होंने गलती की थी, पर अपनी गलती को स्वीकार कर नीलम देवी का रुतबा कम नहीं होने देना चाहती थी। घुटन तो उन्हें भी होती है, अंदर ही अंदर खुद को कोसती हैं। भले जैसी भी थी पर बहू थी, जिसकी मौत का कारण नीलम देवी और रजनीश थे। रजनीश बातें सुनाने के बाद कमरे से चला जाता है और अपने बिस्तर पर लेटकर फिर से स्मृति की यादों में खो जाता है। उधर स्मृति भी समारोह से कोर्ट से घर आकर प्याली में चाय लिए अपने टेबल के पास रखी कुर्सी पर झूलते हुए पैरों को टेबल से नीचे टिकाए गहरी सोच में डूबी हुई है। हजारों सवालों में लिपटी स्मृति अपनी पुरानी यादों में खोई है। सहसा पीछे से शीला उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैडम बिस्किट। शीला स्मृति की नौकरानी या यूँ कहिए घर के सदस्य जैसी हैं। स्मृति अभी भी खोई हुई सी कोई उत्तर नहीं देती है। शीला एक बार फिर हल्के हाथों से कंधे पर मारते हुए, मैडम कहाँ खोई हैं, आज आपने अपनी बिस्किट नहीं ली चाय के साथ। स्मृति की निद्रा टूट जाती है और पूछती है, हाँ शीला कहो क्या हुआ। शीला, अरे मैडम बिस्किट। स्मृति, ओ हाँ टेबल पर रख दो। शीला, मैडम कोई बात है क्या, आज आप जब से काम से आई हैं कुछ परेशान और खोई हैं। स्मृति, ऐसा कुछ नहीं है शीला, बस थोड़ा काम ज़्यादा था तो थक गई हूँ। तुम थोड़ा जल्दी खाना बना दोगी क्या, सोच रही थी जल्दी सो जाती, शायद मन हल्का होता। शीला, जी मैडम कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है स्मृति, अच्छा सुनो जरा। शीला, जी मैडम क्या हुआ। स्मृति, शीला आज ना जाने क्यों सर में बहुत दर्द है और थकान भी लग रही है। स्मृति कमरे के दूसरे कोने में रखे टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो ना शीला, उस टेबल के ड्रायर में कुछ दवाइयाँ रखी हैं, वो देती जाओ। शीला, और मैडम पानी। स्मृति, वो मैं ले लूँगी। शीला, देखो टेबल पर ही रखा है। शीला, ठीक है मैडम, अभी आई। दवा ड्रायर से निकालकर स्मृति को देती है। मैडम ज़्यादा दर्द हो तो कहिए, थोड़ा दबा देती हूँ। स्मृति, अरे नहीं ठीक है शीला, तुम जाओ अपना काम ख़त्म करो और जल्दी घर जाओ, रात होगी तो तुम्हारे बच्चे परेशान होंगे। शीला, जी मैडम। स्मृति अब तक चाय ख़त्म कर चुकी है, एक बिस्किट लेती है और खाते हुए मन में बुदबुदाती हुई कहती है, क्या सच में तुम इतने बदल गए हो रजनीश। यूं ही सोचते सोचते खोई सी स्मृति टेबल से पेन किलर लेती है और टेबल पर पड़ा बॉटल खोलती है और कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर जाती है। खिड़की के एक पल्ले पर अपना सिर टिकाए पानी पीती हुई चांद की शीतलता को आंखें मूंद महसूस करती है। सोचती है चांद में इतनी चंचलता है फिर भी कितना शीतल, काश मेरा मन भी चांद सा शीतल और रात सा शांत होता। बस वही सिर टिकाए चांद को देखती रहती है। उधर रजनीश परेशान और बेचैन है, इधर स्मृति को भी सुकून नहीं है। इधर रजनीश बिस्तर पर पड़े स्मृति के यादों में गोते लगाते लगाते ना जाने कब सो जाता है।
अपने आप को चाह कर भी अपनी की हुई गलतियों के लिए माफ़ नहीं कर पाता। इन्हीं ख्यालों के साथ नींद में भी रजनीश चैन से नहीं सो पाता है। नींद में भी वही पुरानी बातें कहानी की तरह सपनों में आते हैं और खुद को स्मृति पर अत्याचार करते देख वो हर बार चिल्ला उठता है और डर जाता है। स्मृति के खोने का डर, अचानक उस रात सब छोड़ के स्मृति का जाना रजनीश कभी भूल नहीं पाता है। आज भी वो उन्हीं सपनों से डर कर चीख उठा। कम्मो दौड़ी दौड़ी रजनीश के कमरे में आती है और पूछती है, क्या हुआ मालिक, आप चीखे क्यों? कोई बुरा सपना देखा है क्या? हाँ कम्मो, वही सपना जो हर रोज़ देखता हूँ पिछले 2 साल से। मालिक, आप भूल क्यों नहीं जाते सब? जाओ कम्मो, तुम सो जाओ और हाँ, पानी रखते जाना। मैं कोशिश करता हूँ सोने की, हमेशा की तरह। तुम कल जो ना उठी, सुबह तो तेरी मालकिन फिर से चिल्लाएगी। पता तो है तुझे, माँ आज कल कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ करती हैं। कम्मो पानी रखते हुए कहती है, साहब कोई परेशानी हो तो आवाज़ दीजिएगा, मैं चलती हूँ। ठीक है कम्मो, जाओ, वरना गुड़िया रानी उठ जाएंगी तो तुम्हें ना देख के रोने लगेगी। चलो मैं सोता हूँ, कुछ चाहिए होगा तो कहूँगा। कम्मो वहाँ से चली जाती है और मुन्नी को गले लगाकर सोती हुई सोचती है, मालिक पहले क्या थे और अब काश मालकिन भी होती साथ। सोचते सोचते यही दुआ मन में लिए कम्मो भी सो जाती है। उधर स्मृति भी कब से सिर खिड़की के पल्ले से टिकाए आसमान में ना जाने क्या ढूंढ रही है। तभी शीला हाथ में खाने की थाली ले आती है और कहती है, मैडम आप खा लीजिए, मैं खाना लाई हूँ। मैडम मैडम, स्मृति की निद्रा टूटती है। हाँ शीला, देखना आज का मौसम कितना शांत है और तुझे खाने की पड़ी है। सुनना, वहीं टेबल पर खाना रख के इधर आ तो जरा तुझे भी दिखाऊं ये चांदनी रात और शांत आसमान। अरे मैडम, मुझे बहुत काम है और मैं क्या करूँगी ये देखकर। स्मृति तेज कदमों से चलती हुई शीला के पास आती है, उससे थाली लेकर टेबल पर रख देती है और चल तो जरा कहते हुए शीला के कंधों पर दोनों हाथ रख के उसे ज़बरदस्ती प्यार से धीरे धीरे पीछे से धक्का देते हुए ले जाती है। चल शीला, अब अपनी आंखें बंद कर और सोच कि तेरे सामने फ्रिज खुला है। क्या मैडम आप भी? अरे कर तो, गहरी सांस ले और सारी शीतलता अंदर। शीला हंसते हुए कहती, आप खाना खाओ वरना यूं ही आपका दिमाग चलेगा और लोग कहेंगे स्मृति जी तो बावली हो गई हैं। इतना कहकर काम करने वाली चली जाती स्मृति। धत शीला, ऐसा कुछ नहीं है, कहते हुए टेबल पर रखे खाने को लेकर बिस्तर पर बैठकर खिड़की की ओर देखते हुए खाने लगती है। खाने के बाद स्मृति बहुत जोरों की नींद आती है और वो सोने चली जाती है। शीला कहते हुए आती है, मैडम। तभी स्मृति को सोता देख दबे पाँव बर्तन लेके लाइट बंद करके कमरे से चली जाती है। आज की सुबह जैसे ढेरों खुशियाँ अपने साथ लाई हो। खूबसूरत खिली हुई धूप खिड़की से आते हुए स्मृति के चेहरे पर पड़ती है। स्मृति नींद में शीला खिड़की बंद करो, मुझे सोना है कहकर फिर से सो जाती है। सुबह के 8 बजे हैं, मैडम ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाय शीला, तुमने उठाया क्यों नहीं? स्मृति झटके के साथ उठते ही फ़ोन चेक करते हुए कहती, ओहो, मेरा फ़ोन का अलार्म भी नहीं बजा। आज 9 बजे हेयरिंग है। स्मृति तू लेट हो गई, अपने को सिर पे टपली मारते हुए कहती है। शीला सुन, जल्दी से चाय नाश्ता लगा दे और हाँ, टिफ़िन बाद में भिजवा देना। मैं बस यूँ गई और यूँ तैयार होकर आई। शीला जल्दी से किचन की तरफ जाती है और स्मृति वॉशरूम की तरफ। स्मृति फटाफट तैयार होकर आती है। काका गाड़ी निकालिए जल्दी, अभी कोर्ट के लिए निकलना है, जल्दी जल्दी। सारा सामान रखते हुए बड़बड़ाती है, फाइल्स, फ़ोन, वॉलेट। हाँ सब तो रख लिया शीला मैडम, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी कीजिए। हाँ शीला, और जल्दी जल्दी खाने लगती है। शीला, मैडम और कुछ दूँ? कहती हुई पीछे मुड़ती है। तब तक स्मृति सैंडल पहनकर दौड़ती हुई गाड़ी की तरफ जाते हुए कहती है, और खाया तो लेट हो जाऊंगी, बाय शीला। शीला बड़बड़ाते हुए, उफ, ये मैडम भी ना अपना ख्याल ही नहीं रखती हैं, काश कोई इनका ख्याल रखने वाला होता। बेचैन स्मृति कहती है, काका जरा जल्दी कीजिए, 8:30 हो गए हैं, हमें 9 बजे तक कोर्ट पहुंचना है। काका, जी मैडम। स्मृति कभी खिड़की से बाहर तो कभी घड़ी देखती है। अचानक से गाड़ी रुकती है। स्मृति कहती, काका अब क्या हुआ? मैडम वो सिग्नल रेड है। स्मृति झुंझलाते हुए, आज तो लगता है लेट होके ही रहेगा। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? अपने आप को दोष देती हुई खिड़की की ओर देखती है। देखते देखते स्मृति की नज़रें टिक जाती हैं और मन में कहती, ये तो मुन्नी है। रजनीश मुन्नी को स्कूटर पर ले जा रहा था और स्मृति कोर्ट, दोनों की राहें अलग पर लगता है मंजिल एक है। तभी किस्मत ने दूसरी बार मिलवाया। स्मृति कार के शीशे चढ़ा लेती है। उसे डर है कहीं ये लोग उसे देख ना लें। तभी सिग्नल खुल जाता है। पता नहीं स्मृति के मन में क्या है, शायद वो खुद नहीं जानती थी।
इधर स्मृति कोर्ट पहुंच जाती है, उधर रजनीश मुन्नी को स्कूल छोड़ के ऑफिस की ओर निकल जाता है। इधर स्मृति सुषमा के पास पहुंचती है। सुषमा एक दलित महिला है जिसके पति ने उसे बहुत मारा पीटा और घर से उसके बच्चों के साथ निकाल दिया। सुषमा के माँ बाप ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। तब सुषमा अपनी परेशानी लेकर स्मृति के पास आई थी। सुषमा के पास स्मृति को देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवा दुआ के। स्मृति ने सुषमा का केस लिया और आज उसकी हियरिंग है। आज सुषमा स्मृति के अनाथ आश्रम में अपने बच्चों के साथ रहती है। अपने बच्चों को साथ साथ बाकी बच्चों का ध्यान रखना, उनका खाना बनाना सुषमा का काम है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, गरीब जिनको समाज में उनके कपड़ों को देखकर हम चोर कह देते हैं, असल में ये लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। सुषमा भी उनमें से एक है। जब स्मृति ने सुषमा की मदद की तब सुषमा ने कहा, मैं आपकी फीस ना दे सकती, पर मैडम मैं इतनी लाचार भी नहीं कि कुछ काम भी ना कर सकूं, नहीं तो मेरी आत्मा हमेशा मुझे कटाक्ष करती रहेगी। मैडम मैं और मेरे बच्चे बिना कोई काम किए आपका यह एहसान नहीं ले सकते हैं। मैडम मुझे माफ़ करिए। तब से सुषमा स्मृति के कहने पर आश्रम के कामों में मदद करती है। आज सुषमा के केस का फैसला आने वाला है। स्मृति, सुषमा तुम सारी फाइल्स लाई हो? सुषमा, जी मैडम। स्मृति, मुझ पर यकीन रखो ना तुम्हें कुछ होगा और ना बच्चों को, ठीक है? सुषमा, आप भगवान हैं मैडम, आप पर ही तो यकीन है। स्मृति, ठीक है, आओ चलें, जो पूछा जाए सही सही बिना डरे जवाब देना। सुषमा, जी। स्मृति सुषमा कोर्ट के अंदर जाते हैं। स्मृति अपनी सारी फाइल जमा कर देती है और दलीलें रखती है। जज साहब, कोई गरीब महिला आपसे इंसाफ का उम्मीद लिए ना जाने कितनी फाइल सजा कर आपके दरवाजे पर खड़ी है। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आपका फैसला उसकी आशा को एक नई रोशनी जरूर देगा। आप मेरी मुवक्किल को इंसाफ देंगे, क्योंकि अगर आज आपने न्याय नहीं किया तो एक नहीं 1000 गरीब लाचार महिलाओं की उम्मीद टूटेगी। ये सोचकर कि उनका कोई नहीं है, उनके लिए कोर्ट भी न्याय उनकी झोली में नहीं डाल सकता है। अपनी बदकिस्मती को अपनी किस्मत मानकर प्रताड़ित होती रहेंगी और जुर्म अपने चरम पर होगा निडर होकर। जज साहब, फैसला आपको लेना है। आप क्या चाहते हैं? हजारों जिंदगियां तबाह हो या एक ज़िंदगी के बदले 1000 जुर्म रुकें? दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इतना कहते ही कोर्ट रूम पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर, शांत बनाए रखें, कहते हुए शांति से चश्मा ठीक करके फाइल्स देखने लगते हैं। स्मृति अपनी सीट पर सुषमा का हाथ थामे बैठ जाती है। सुषमा के दोनों बच्चे डर से सिकुड़कर माँ का आंचल थामे दुबके रहते हैं। उन्हें भी डर है कि उन्हें किसके पास जाने को मिलेगा। जज साहब पर 3-3 जिंदगियों का भविष्य निर्भर है। थोड़ा सब्र करें, ये कोर्ट है, शांति बनाए रखें। जज साहब पर 3-3 जिंदगियों का भविष्य निर्भर है। पूरे 15 मिनट से जज साहब फाइलों को खंगाल रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद विचाराधीन जज साहब को कोर्ट रूम में बैठे सभी लोगों को अपना फैसला सुनाकर सच और न्याय के प्रति एक और अपना कर्तव्य निभाना है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें ये यकीन दिलाना है कि आज भी सच का वजूद है। अचानक से कोर्ट रूम में से सभी बातें करने लग गई कि इतनी देर हो रही है। इधर उधर बैठे सभी लोग आपस में बातें करने लगे। तभी ऑर्डर ऑर्डर कहकर सबको शांत किया गया और जज साहब बोले, आप सभी शांति बनाए रखिए। अब तक की दी गई सारी दलीलें और सारे सबूत और गवाह को मद्देनज़र रखते हुए मैं दोनों पक्षों को एक आखिरी बार ये मौका देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। दोनों पक्षों का नाम में जवाब सुनने के बाद सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रमेश ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया और अपने निर्दोष बच्चों को पीटा और घर से निकाल दिया। इसलिए कोर्ट रमेश को धारा 498A और 304B के तहत अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, घरेलू हिंसा करने, अपने रिश्ते का दुरुपयोग करते हुए दहेज की मांग करने के लिए दोषी पाते हुए रमेश व उसके परिवार को 20,000 जुर्माना के साथ 2 साल की जेल की सज़ा मुकर्रर करती है। रमेश एक लापरवाह और नशा करने वाला इंसान है, इसलिए कोर्ट यह आदेश देती है कि रमेश से उसके पिता होने का सारा अधिकार छीन लिया जाता है और रमेश को बच्चों के पालन पोषण हेतु असमर्थ पाते हुए उनकी सारी जिम्मेदारियां सुषमा को सौंपा जाता है। यदि रमेश चाहे तो बच्चों से महीने में एक बार मिल सकता है, उसके लिए भी उसे सुषमा से हर बार इजाज़त लेनी होगी। अब कोर्ट की कार्रवाई यहीं स्थगित की जाती है। इतना सुनते ही खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। पूरे कोर्ट रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है।
सुषमा स्मृति के पैर पकड़कर रोने लगती है, जैसे उसकी आंखों से बहने वाले हर एक अश्रुधारा उसके पैरों को धो के उसका धन्यवाद कर रही है। उसकी नम आंखें जैसे उसके नव जीवन के निर्माता को बार बार आभार व्यक्त कर रही है। ये सब देख स्मृति झट से झुककर सुषमा को उठा के गले से लगा लेती है। गले लगते ही सुषमा और जोर जोर से भावुक होकर रोने लगती है, मानो आज सारे पुराने जख्मों को धुलकर आगे बढ़ने का दिन है। बच्चे अभी भी माँ का आंचल थामे सिसकियाँ ले रहे थे। स्मृति, अब चुप हो जा सुषमा, या मुझे डुबो देगी। आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी अगर यूं ही रोती रही, और पूरा कोर्ट रूम डूब जाएगा। एक बात कहूँ, मासूमियत भरी नम आंखों से स्मृति की तरफ देखकर भारी आवाज़ में सुषमा पूछती है, जी मैडम। तब स्मृति उसके कंधों से पकड़कर फुसफुसाते हुए सुषमा के कानों में कहती, तेरे स्मृति मैडम को तैरना भी नहीं आता है सुषमा। इतना कहते ही सब हंसने लगते हैं। सुषमा अपने आंसू पोंछ के कहती है, मैडम आप कितनी प्यारी हैं, कभी किसी को रोने नहीं देती हैं, आपको भगवान सारी खुशियाँ दे। हाँ हाँ, भगवान क्यों, तुम दे दो खुशी सुषमा। यूं ही काम करो, पैसे कमाओ, खुद को पहचानो, अपनी पहचान बनाओ, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को बड़ा आदमी नहीं अच्छा इंसान बनाना सिखाओ, बस तुम्हारी मैडम खुश। स्मृति, अब चलो, चारों तरफ देखो कोई नहीं है, या फिर यहाँ सफाई करनी हो तो बात अलग है, क्योंकि मैं तो चली। स्मृति फाइल समेट के चलने लगती है। सुषमा, अरे नहीं मैडम रुकिए, हम भी चलते हैं। दोनों कोर्ट रूम से निकल जाती हैं। सुषमा, मुझे भी आश्रम में कुछ काम था, तो चलो मैं भी तुम्हें वहीं छोड़ दूँगी और फिर काम निपटाकर घर वापस। सुषमा, जी मैडम। स्मृति काका को फ़ोन करके कहती है, काका कहाँ हैं आप, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं। उधर से आवाज़ आती है, जी मैडम। गाड़ी आती है। स्मृति बैठकर कहती है, सुषमा बैठो जल्दी। सुषमा संकोच करती हुई आगे की सीट पर दोनों बच्चों को लिए बैठ जाती है। स्मृति कहती है, ये क्या है सुषमा, बच्चों को पीछे भेज दो ना, मेरे कुछ नहीं लगते हैं क्या ये। सुषमा की आंखें छलक आती हैं पर आंचल से छुपा लेती है। बच्चे पीछे बैठ जाते हैं खुशी खुशी। स्मृति, काका अब उड़ा के ले चलिए गाड़ी आश्रम की ओर, हमें वहीं जाना है। गाड़ी चलती है। एक तो आज जीत की खुशी, ऊपर से आज का मौसम। स्मृति अपना सिर आधे खुले खिड़की के शीशे पर टिकाकर आंखें बंद करके बहती हवा को महसूस करती है। उसकी लटें कभी हवा से इधर तो कभी उधर, उन्हें हर बार स्मृति संवारती है। आज पूरा दिन बस भाग दौड़ में ही गुजर गया। सुबह से अभी स्मृति को खुद के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला, और ऊपर से जीत की निश्चिंतता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। स्मृति थक गई थी और उसकी आँख लग गई। काका ने झटके से ब्रेक लगाई। मैडम आश्रम। अभी तो आंख लगी थी स्मृति उठते ही बोली, काका हमने तो मजाक किया था कि उड़ा के ले चलिए, आप तो सच में उड़ा के ले आए। चलो बच्चों नीचे, आश्रम आ गया है। सभी गाड़ी से उतरकर अंदर आने ही वाले थे कि सभी लोग फूल माला लेकर आ गए और सबने बधाई दी। उधर रजनीश ऑफिस से निकलकर मुन्नी के स्कूल से फ़ोन आने पर पहुंचता है। देखता है मुन्नी का सिर फूटा हुआ है। दौड़कर मुन्नी को गले से लगाता है, अरे गुड़िया ये कैसे हुआ, किसने किया है, या फिर गिर गई थी आप। तभी मुन्नी की टीचर उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने को न्योता देती हैं, और मुन्नी मासूम सी शक्ल बना के ये बताने के असफल प्रयास में लगी है कि मैंने कुछ नहीं किया है भैया। प्रिंसिपल ऑफिस रजनीश दरवाजे पे पहुंचते ही, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम। प्रिंसिपल साहिबा, ओहो रजनीश जी आइए, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। रजनीश देखता है वहाँ पहले से एक मोटा घमंडी दिखने वाला लॉलीपॉप खाता हुआ बच्चा अपनी मोटी गुस्सेल माँ के साथ बैठा हुआ है। बच्चे का नाम घोलटू परासर है और उसकी माँ अनीता थी। मुन्नी घोलटू को देखते ही मुँह चिढ़ाने लगती है। रजनीश उसे प्यार से डांट लगाता है। रजनीश, प्रिंसिपल मैम आखिर हुआ क्या है, मुझे अर्जेंट ऑफिस से बुलवाया गया है। प्रिंसिपल साहिबा, ये तो आप अपनी मुन्नी से पूछिए, सारी शरारत का जिम्मा तो उन्होंने ही लिया हुआ है। घोलटू आज किसी लड़की से बातें कर रहा था और मुन्नी ने उसे पीट दिया बिना मतलब। मुझे ऐसी शिकायत की गई है। मुन्नी, नहीं भैया ये मोटा बात नहीं कर रहा था, ये पिंकी को परेशान कर रहा था तो मैंने इसे मारा। भैया लड़कियों को परेशान करना अच्छी बात नहीं होता है ना, आपने ही तो सिखाया है। रजनी, देखिए अनीता जी, बच्चे हैं आपस में लड़ते रहते हैं, पर मुझे तो दिख रहा है कि मुन्नी को चोट भी आई है। मोटा लड़का झट से बोल पड़ा, हाँ उसने मुझे मारा तो मैंने भी धक्का दे दिया। अनीता जी, देखिए मैं कह देती हूँ, मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं करता है, ज़रूर आपकी मुन्नी की ही गलती होगी। तपाक से मुन्नी बोल पड़ती, पहली बात तो आंटी ये बेटा नहीं मोटा भैंसा है, और दूसरी बात इसे लड़कियों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। रजनीश मुन्नी का हाथ पकड़ते हुए, गुड़िया ऐसे नहीं बोलते हैं, शांत हो जाओ। रजनीश, अनीता जी से देखिए
हम दोनों समझदार हैं, एक दूसरे के बच्चों की गलतियों को माफ़ करके बच्चों को आगे के लिए समझा सकते हैं। अनीता जी प्रिंसिपल साहिबा से, देखिए मैम, आगे से कुछ ऐसा हुआ तो मेरा बेटा यहाँ नहीं पढ़ेगा। मुन्नी फुसफुसाती हुई, अच्छा होगा, भैंसों के लिए स्कूल बना भी नहीं है। रजनीश भी सुन के मुस्कुरा देता है। प्रिंसिपल साहिबा भी दोनों बच्चों को लास्ट वार्निंग देकर जाने को कहने ही वाली हैं होती हैं कि अनीता जी उठकर कहती हैं, चल घोलटू बेटा, इनके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। आज से घूरते हुए और दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल जाती हैं। प्रिंसिपल साहिबा, रजनीश जी क्षमा कीजिएगा, आपकी बेटी को चोट आई उसके लिए, पर हमने फर्स्ट एड दे दिया है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप चाहें तो अभी इसे घर ले जा सकते हैं। रजनीश, कोई बात नहीं मैम, इसमें बच्चों की गलती थी। हाँ, मैं भी गुड़िया को घर ले जाता हूँ, इनकी माँ परेशान होगी सुनकर। चले गुड़िया? हाँ भैया चलिए, रजनीश के पूछने पर मुन्नी कहती है। रजनीश और मुन्नी घर के लिए निकल जाते हैं। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।